एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 61st वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए। और यहाँ पे आज हम लोग फिर से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जितने आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज, इससे रिपोर्ट राइटिंग के वगैरह जितने भी आपके कोर्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक से जाके उसको विजिट कर सकते हैं। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के विघटन होने पर निम्न में से कौन से विधेयक व्यापक होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यापक का पहले मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे हिंदी भाषी लोग होते हैं जो एग्जाम देते हैं यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट का, या फिर वो सीडीएस का एग्जाम देते हैं, या ईपीएफओ वगैरह जितने यूपीएससी एग्जाम लेती है, उसका हिंदी वर्ड जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश अगर आप जान रहे हैं तो आपके लिए सही है, अदरवाइज अगर आप इंग्लिश से उसको कंपेयर करके देखिएगा तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। इसलिए आप कुछ हिंदी वर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। व्यापक का मतलब होता है लैप्स हो जाना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि लोकसभा का अगर डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा अगर विघटित हो जाती है, तो उस सिचुएशन में कौन कौन से जो विधेयक होंगे, ठीक है, कौन कौन से जो विधेयक होंगे वो लैप्स हो जाएंगे। तो क्या वो राज्यसभा द्वारा पारित एवं लोकसभा में लंबित विधेयक है वो लैप्स हो जाएंगे, या फिर लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक है वो लैप्स हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा दोनों। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है, लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है तो अगर राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया हुआ होता है और लोकसभा में लंबित कोई विधेयक होता है वो भी लैप्स होगा, और लोकसभा द्वारा पारित होता है या राज्यसभा में लंबित होता है वो दोनों विधेयक लैप्स कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्वाचन के पश्चात नई लोकसभा में पिछली लोकसभा के व्यापक हुए विधेयक प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए क्या पुनः सदन में रखना आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस अगर वो लैप्स हो चुकी हैं और फिर से उसको आगे बढ़ाना होगा तो उसको दोबारा पटल पे रखना होगा। ठीक है, उसको दोबारा पास करके, अगर लोकसभा में वो रुका हुआ था और उस वक्त अगर डिसॉल्व हो गया है तो राज्यसभा के द्वारा फिर से उसको पास करके लोकसभा में भेजना होगा, तब जाकर के वो पास होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली लोकसभा में अगर सरकार किसी दूसरे की रही होगी और उस वक्त वो उस पर उसका विचार रहा होगा, और अगर ऐसा है कि अभी जो पार्टी है लोकसभा में रूलिंग पार्टी, उसका ये विचार नहीं है कि उस विधेयक को पास किया जाए, फिर इस कारण से दोबारा उसको क्या किया गया हुआ कि पुनः सदन पर रखने के लिए उसको आवश्यक किया गया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। ठीक है, संविधान को बना दिया गया, संविधान में रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के काम भी लगा दिए गए, लेकिन उस रूल एंड रेगुलेशन को सही तरीके से फॉलो कौन करवाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स था उस वक्त के लिए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोग थे उन्होंने बताया, उन्होंने एक रूल बनाया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, अपेक्स कोर्ट होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय या फिर अपेक्स कोर्ट होगा, वो क्या करेगा कि संविधान का व्याख्या करेगा और संरक्षण करेगा, इसका संरक्षक करेगा। व्याख्या का मतलब हुआ कि अगर सपोज दैट कभी किसी मैटर पे कोई चीज ऐसा आता है, कोई ऐसा मैटर आता है जो कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्शियल होता है, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो व्याख्या करेगा इसका। और मिनर्वा मिल वाले मामले में, गोलकनाथ वाले मामले में ऐसा हुआ था जब ये हमारे आपका जो प्रियम्बल है उससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम आए हुए थे तो उस वक्त उसका व्याख्या किया गया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किया गया था। इसलिए संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय क्या है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग हो जाएगा अभिलेख न्यायालय। क्योंकि अभिलेख जारी करने का जो स्पेशल पावर होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को, अपेक्स कोर्ट को, ठीक है, ये जो है उसको अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या प्रारंभिक मामले आते हैं, या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं, या परामर्शी क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं, या फिर सभी। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसमें आर्टिकल 131 आता है। ये आर्टिकल 131 जो है, इसमें अभी एट प्रेजेंट में आपका CA आया हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और राज्य जो है वो जाकर के अपील की हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, वो आर्टिकल 131 के थ्रू ही गई थी। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं।
और परामर्शी क्षेत्राधिकार भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के परामर्श ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसका जो परामर्श है वो न तो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होता है और ना ही हमारे राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य होते हैं अगर वो परामर्श ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन नहीं, परामर्श वर्ड वो यूज करना ज्यादा जरूरी है। डिसीजन को मानने के लिए सारे लोग होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देती है तो वो सभी लोगों के लिए इक्वल अप्लाई होती है वो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा सभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और परामर्शी क्षेत्राधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। जब मूल संविधान को लागू किया गया हुआ था उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है वो मैक्सिमम क्या हुआ था कि स्ट्रेंथ जो था वो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 था। मीन्स कुल स्ट्रेंथ को आप 8 कर लीजिएगा, उस वक्त 7 था। लेकिन एट प्रेजेंट में ये 31 हो चुका है, 26 से 31 हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? काफी ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के थ्रू किया जाता है ये, लेकिन राष्ट्रपति के थ्रू इनको हटाया नहीं जाता है। इस बात के लिए आप कंफर्म रहिएगा, इनके ऊपर सेम प्रोसेस लगाया जाता है इम्पीचमेंट का जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। और यहाँ पे ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये अपने पद का स्वतंत्रता पूर्वक यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज को एडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है, संविधान में, और पूरे वर्ल्ड के संविधान को मिला करके, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के संविधान से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके एक ऐसा ह्यूज आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो सारी जगह से हम लोग कुछ ना कुछ एडॉप्ट किए हुए थे। तो ये तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, संख्या अगर कम है वहां पे तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है संख्या को इक्वल करने के लिए। मीन्स उस वक्त अगर जज की का स्ट्रेंथ कम होता है तो वहां पे हमारे जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे वो क्या करते हैं, परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर लेते हैं कार्य को प्रभावी रूप से करने के लिए। ठीक है ना, तो ये जो है वो फ्रांस के संविधान से इसको एडॉप्ट किया गया हुआ है। इसका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उक्त न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये जो पावर दिया गया हुआ है ये भी दिया गया हुआ है हमारे प्रेसिडेंट साहब को, लेकिन वो क्या करते हैं कि इसमें अगर सपोज दैट स्ट्रेंथ की कमी होती है तो वहां पे वो ऐसा कर सकते हैं, उक्त न्यायालय में जो है उनकी नियुक्ति की जा सकती है अगर वो रिटायर हो गए हुए हैं उसके बाद भी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज भी आ रहा है, एसेज रिपोर्ट राइटिंग के सीरीज भी आ रहे हैं, तो सारे को प्रैक्टिस कीजिए। और आप अपना जो है ओपिनियन डिस्क्रिप्शन में ये हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुझे पता चलेगा इससे कि आपको और किस टाइप की कोर्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।